नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे टारगेट पर व्यापारी। जी हां, सूबे में क्राइम का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अपराधियों में पुलिस का खौफ जरा भी नहीं है। योगी सरकार चाहे कितने भी दावे पेश करे, पर प्रशासनिक अधिकारी सभी प्रयासों पर पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। नतीजतन उत्तर प्रदेश में धड़ल्ले से अपराध हो रहा है, क्राइम हो रहा है। कहीं डबल मर्डर हो रहे हैं तो कई अपराधी दिन दहाड़े अपराध को अंजाम दे रहे हैं, पर अपराधों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। फिलहाल बड़ी बात यह है कि अब अपराधियों के टारगेट पर कारोबारी आ चुके हैं और हाल ही में 3 जिलों से दिन दहाड़े व्यापारियों की हत्या की वारदातें सामने आई, जिसने सूबे को हिला के रख दिया है। जवाबी कार्रवाई के नाम पर पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं और बड़ा सवाल यहां पे यह है कि क्या अब सूबे में कारोबारी सुरक्षित नहीं है? क्या अब अपराधियों के टारगेट पर व्यापारी है? तो आगरा में दिन दहाड़े हुई प्रॉपर्टी डीलर हरीश पचौरी की हत्या का वीडियो सामने आया है और शनिवार दोपहर राजपुर चुंगी पर हरीश फोन पर बात कर रहे थे, तभी बाइक सवार 2 बदमाश वहां पर आए। उनमें से एक बदमाश ने हरीश पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हरीश ने बदमाश को दबोचने की कोशिश की, लेकिन दोनों मौके से भाग निकले। वहीं मामले में हरीश की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं अभी तक पुलिस के हाथ कोई सफलता नहीं लगी है। ये सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आया जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से सरेरा दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया जाता है। और राजधानी लखनऊ में प्रधानपति और मोहनलालगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुजीत कुमार पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। घटना के वक्त पांडे एसयूवी में बैठकर अपने ईंट भट्टे से निकले थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने सफारी गाड़ी के अंदर ही तोड़फोड़ और फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने के बाद पांडे जान बचाकर गाड़ी से उतरकर भट्टे की तरफ भागने लगे, लेकिन बदमाशों ने पीछे से उन पर गोलियां चलाई। सुजीत को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि उनके 3 गोलियां उन्हें लगी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुजीत कुमार ने बदमाशों से मुकाबला करने के लिए अपनी पिस्टल निकाली थी, लेकिन वह बदमाशों पर गोली नहीं चला सके। वहीं गोलियों की आवाज़ सुनकर भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों ने बदमाशों पर पथराव किया, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस कई बिंदुओं की पड़ताल कर रही है। आज सायंकाल 5 बजे के बाद जो ये सुजीत पांडे जी हैं, जो प्रधानपति हैं, इनका भट्ठा है गौरा गांव में। इनकी दैनिक दिनचर्या है कि प्रातः भी जाते हैं भट्टे पर, सायंकाल भी जाते हैं। उसी दिनचर्या के अनुसार शायद आज शाम भी वहाँ गए थे, अपनी गाड़ी से गए थे, अकेले गए थे, साथ में कोई नहीं था। और तभी जितनी अभी तक जानकारी मिली है वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों, जो भट्टे पर लोग हैं, उनसे माध्यम से, एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार थे। उन्होंने इन पर हमला किया है। इनको 1 गोली लगी है। इनके शरीर में अभी तक जितनी देखा, हमें एग्जैक्ट तो पता चलेगा पोस्टमार्टम के बाद, जो अभी तक नंगी आंखों से हमारे पुलिसकर्मियों ने देखा है, उस अनुसार 1 एंट्री वुंड है और 1 एग्जिट वुंड है। मौके पर 8 खोखे मिले हैं। कि जब से कमिश्नरेट हुआ है, मोहनलालगंज में अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। और अभी इसके पूर्व भी एक हत्या आज से 1-1.5 साल पहले हुई थी, जिसका आज तक खुलासा पुलिस नहीं कर पाई। लेकिन उसके बावजूद यहाँ का इंस्पेक्टर अभी तक डटा हुआ है अपने पद पे। ऊपर वाले अपने चहेतों की बदौलत यहाँ पे पोस्ट पे आज इतने बड़े हमारे लोकप्रिय प्रधान, हमारे मतलब क्षेत्र के ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, और उनकी आज इस प्रकार जघन्य हत्या उनको भट्टे पे जाते समय कर दी जाती है। इस प्रकार की घटनाएं जब से यहाँ पे अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, कमिश्नरेट जब से लागू हुआ है, तब से इस प्रकार की घटनाओं की बिल्कुल बाढ़ सी आ गई है। चलिए, राजधानी के बाद आपको रायबरेली लेके चलते हैं। रायबरेली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अज्ञात बदमाशों ने कारोबारियों पर गोलियां दागी।
बता दें कि लालगंज से निहस्ता के लिए कारोबारी जा रहा था, जिसके बाद हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। कारोबारी के शरीर पर 4 राउंड गोलियां दागी गईं, जिसके बाद कारोबारी को मरा हुआ समझकर बदमाश भाग निकले। वहीं गंभीर हालत के चलते कारोबारी को लखनऊ रेफर किया गया है। वहीं घटना से इलाके में हड़कंप मचा है। ये एक पंकज तिवारी नाम के व्यक्ति हैं जो अपने घर लालगंज थाना क्षेत्र से अपने घर थाना खीरो जा रहे थे। वहीं थाना खीरो के बॉर्डर पीछे से मोटरसाइकिल सवार कुछ बदमाश आए, जिन्होंने इन पर फायरिंग करी है और इन्हें गन शॉट इंजरी हुई है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से इन्हें अभी हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और इनके उपचार के लिए सभी व्यवस्थाएँ कराई जा रही हैं। लिखित तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए इस अभियोग के अनावरण के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाए। तो ये है सूबे की तस्वीर। लालगंज हो, मोहनलालगंज हो या फिर आगरा हो, बदमाश दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं व्यापारियों को, और पुलिस के हाथ खाली हैं। लगातार बदमाशों ने बीते कुछ घंटों की बात करें या कुछ दिनों की बात करें, ताबड़तोड़ तरीके से वारदातों को अंजाम दिया है। सुबह बोलेगा में आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप कॉल करिए, अपनी बात को रखिए। उत्तर प्रदेश में जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है और बदमाशों के हौसले जिस तरह से बुलंद हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप इस कार्यक्रम में अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए और हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। केसी जैन बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ हैं, जुड़ गए हैं। केसी जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय गुप्ता व्यापारी नेता है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक सिंह हमारे प्रमुख संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ हैं, और आगरा से अजयंत चौहान हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले केसी जैन साहब के पास चलते हैं। केसी जैन जी, बेखौफ अपराधों पर लगाम कब लगेगा, ये तो हमारा सवाल है ही। हमने देखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाई अपराधी जो हैं सूबे के बाहर भाग जाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि अपराधियों का हौसला तो इतना बुलंद हो गया है कि वो सरेरास सरेआम व्यापारियों को टारगेट कर रहे हैं। चाहे वो मोहनलालगंज हो, चाहे वो बात हम लालगंज की करें या फिर बात हम करें आगरा की, दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है, बताएं। देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार अपराध पे कंट्रोल करने के लिए कई सारी व्यवस्थाएं की गई और कई काम किए। इनमें से चाहे अपराधियों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए अपराधियों को लगातार जेल भेजना हो, अपराधियों का हो, या उस तरीके के अपराधी जिनके खिलाफ लंबे समय से एनबीडब्ल्यू जारी है, जो इनामी बदमाश हैं, उनको जेल भेजने का काम लगातार माननीय योगी जी की सरकार ने किया है। साथ ही साथ जो अपराधी लंबे समय से फरार चल रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार उनके जो संपत्तियां हैं उनको कुर्क करने का भी काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ संपत्तियां कुर्क करने के साथ साथ उनके खिलाफ जो इनाम घोषित है उसमें भी न्यायालय में पैरवी करके उस इनाम को भी बढ़ाने का काम किया गया। तो ऐसे में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत है कि जो अपराधी हैं, अपराधियों का सफाया हो, और बहुत कुछ सफाया उत्तर प्रदेश में लगभग 3,000 से ज्यादा की घटनाएं हुई हैं। उनमें से 120 दुर्दांत अपराधी मारे गए हैं और अपराधियों का जो हौसला था वो पस्त हुआ है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती है तो बहुत पीड़ादायक है, खतरनाक है, और हमारी इस चीज के लिए संकल्प है कि एक भी अपराध ना हो, और उसके लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। संजय गुप्ता जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से व्यापारियों को टारगेट किया जा रहा है, केसी जैन साहब तो कह रहे हैं कि नहीं, पुलिस काम कर रही है, बदमाशों में खौफ है, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही है। क्या कहेंगे संजय गुप्ता जी? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि अधिकारियों जो है पुलिस अधिकारी, वो अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई करें। लेकिन उसके बावजूद जमीन पर अगर देखेंगे, धरातल पर अगर देखा जाए,
तो शायद ये आदेश उतना प्रभावी नहीं हो पा रहा जितना प्रभावी होना चाहिए। लगातार प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित विभिन्न जिलों में अनेक घटनाएं व्यापारियों के साथ घटी हैं और लगातार घट रही हैं। ऐसे में व्यापारी समाज बहुत चिंतित है। अभी परसों जो प्रधानपति की हत्या हुई, जो मोहनलालगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी थे, उनकी हत्या से निश्चित रूप से व्यापारियों में एक भय और एक ऐसा माहौल व्याप्त हुआ है कि लग रहा है कि कहीं सुरक्षा हमारी कमजोर है या सुरक्षित हम नहीं है। साथ ही साथ जब जाड़ा बढ़ जाता है तो जाड़े में बाजारों में चोरियों की घटना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और लगातार व्यापार मंडल, हम लोग अधिकारियों से इस बात को कहते हैं, लेकिन उस पर भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो भले ही मुख्यमंत्री जी चाहते हो, लेकिन धरातल पर व्यापारियों की सुरक्षा अभी भी प्रश्न चिन्ह पर है। अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। हम लोग ये महसूस करते हैं कि अगर वरिष्ठ अधिकारियों से जब मिलते हैं तो निश्चित रूप से हमको संतुष्टि होती है, लेकिन उन अधिकारियों के आदेश नीचे के जो पुलिसकर्मी हैं वो शायद उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। अधिकारियों के आदेश नीचे के पुलिसकर्मी हैं जो उतने गंभीरता से नहीं लेते, जो एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से यूपी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जो बात संजय गुप्ता कह रहे हैं। उमेश जैन मेरठ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। उमेश जैन जी, अपनी बात को रखें। हाँ जी, नमस्कार साहब जी नमस्कार, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का कोई डर नहीं रहा है। यहाँ पर बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है कहीं भी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का कोई डर नहीं रहा है। यहाँ पर बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। या शासन को देख लो या प्रशासन को देख लो। शासन में मैंने 5 लेटर लिखे हैं, उसका आज तक भी जवाब नहीं आया है। 6 महीने हो गए मुझे लिखते कोई जवाब नहीं देता है। शासन भी आंख मूंदे बैठा है और पुलिस का पर भी कोई कंट्रोल नहीं। ठीक है उमेश जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और इस बीच हमारे प्रमुख संवाददाता अभिषेक सिंह भी हमारे साथ है। अभिषेक, राजधानी मैं आऊँगा अभिषेक आपके पास बलरामपुर से। टीटी मेहरा एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। टीटी मेहरा जी, अपनी बात को रखें। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि अपराध बलरामपुर में भी बढ़ रही है, लेकिन बलरामपुर में जैसे अभी तक तो कुछ दिन पहले पत्रकार राकेश सिंह निर्भीक का यहाँ पे जला के मर्डर हो गया था। आज तक पुलिस उनके अपराधियों का तो खुलासा कर दिया, लेकिन अभी तक ये नहीं खुलासा कर पाई कि दीवार कैसे गिरी। आखिर ये भी अपराध बढ़ता ही जा रहा है। गौरा को देख लिया जाए, अभी तक गौरा देख लिया जाए, या तुलसीपुर देख लिया जाए, या कैसड़ी पचपेड़वा देख लिया जाए, या यहाँ से काफी दूर में वो है जरवा देख लिया जाए, वहां पे असलहे की तस्करी से संबंधित वहाँ जल्द ही खुलासा हो जा रहा है, जल्द ही फिर ये हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार पता नहीं ऐसे क्या प्रशासन कर रही है। ठीक है टीटी मेहरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अब केसी जैन साहब, तमाम दर्शक, ये डिबेट पहली ऐसी डिबेट है जिसमें दर्शक भी जुड़ते हैं और अपनी बात को रखते हैं। सुबह से तमाम लोग भी जुड़ रहे हैं और जो अपराध को लेकर अपनी बात रख रहे हैं, आपको सुनने की ज़रूरत है। मैं आऊँगा आपके पास। फिलहाल अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, लखनऊ में कमिश्नरेट है, उसके बावजूद भी मोहनलालगंज में एक व्यापारी को मौत के घाट उतार देना, इस खबर के बारे में सबसे पहले तो बताइए कि क्या जानकारी है आपके पास, और आखिर बदमाशों के हौसले राजधानी लखनऊ में इतने बुलंद क्यों हैं? या बिल्कुल, ये पूरा घटनाक्रम जिस तरह से अंजाम दिया गया उससे मंसूबा साफ था उन बदमाशों का कि ये पूरी जो घटना थी ये शूट टू किल थी। यानी उन्होंने पूरी घटना को अंजाम व्यापारी सुजीत पांडे, स्वर्गीय व्यापारी सुजीत पांडे की हत्या करने के लिहाजा वहां पर जिस तरह से गोली चलाई गई, जो फायर आर्म यूज किए गए, उसके तरीके से और जिस तरह उन्हें घेर कर उन पर गोलियां ताबड़तोड़ चलाई गई, तो ये साफ था कि उनकी हत्या की साजिश पूरी तरह से रची गई थी। रेकी कर रहे थे लोग, उनका कहाँ पे रुकते हैं, वो किस रूट से जाते हैं, कहाँ से किससे मिलते हैं, ये पूरी चीजें, और अपराधियों ने परत दर परत इस बारे में जानकारी की थी और उसके बाद घटनाक्रम का अंजाम दिया। हालांकि जो अब जानकारी मिल रही है अपडेटेड, कि 2 लोगों को पुलिस ने डिटेन कर रखा है, उनको हिरासत में रखा, उनसे पूछताछ चल रही है, जिनका सीधा कनेक्शन इस पूरे हत्याकांड से है। लेकिन इन सारी चीजों के अंदर एक बात है, लखनऊ में कमिश्नरी सिस्टम है, पुलिस पेट्रोलिंग की बात की जाए, महिला पुलिस की बात की जाए,
और साथ ही साथ कॉम्बिंग की बात की जाए, रूट मार्च की बात की जाए, ये सारी चीजें वो है जो रूटीन में चलती है। लेकिन इन सारी चीजों के बीचों बीच अगर कोई अपराधी संगठित तौर पर ये बात सोचता है कि उसे किसी को एलिमिनेट करना है, किसी के साथ घटनाक्रम का अंजाम देना है, और वो सोच पा रहा है इसे और कर भी रहा है, तो निश्चित तौर पर इकबाल जो है पुलिस का वो कम हुआ है। और शायद यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में इस तरह के घटनाक्रम को किसी ने अंजाम दिया। हालांकि और भी क्या वजह होंगी इस पूरे घटनाक्रम को उन लोगों के अंजाम दिए जाने के पीछे, वो पुलिस तफ्तीश कर रही है, जल्दी सामने भी होगा। लेकिन ये बड़ी बात थी कि किसी की हिम्मत पड़ी, हिमाकत पड़ी ऐसी घटना को अंजाम देने की। ये साफ तौर पर एक बात जाहिर करता है कि पुलिस का जो भय है, पुलिस का जो इकबाल है, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। और ऐसा एक घटना नहीं है, कई दर्जनों घटना हुई इस तरह की। डबल मर्डर की एक घटना है, साथ ही साथ और भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो लगातार हो रही हैं। कोई ऐसा हफ्ता उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो कमिश्नरेट है नहीं बीतता कि जहां गोलियों की गूंज ना हो, पूरे हफ्ता बीत जाए। निश्चित तौर पर यह साफ होता नजर आता है कि पुलिस जिस तरीके से कमिश्नरेट को डिजाइन किया गया, बनाया गया था, जो चीजें की जानी थी, जिस लाइन लंच पर चलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं दिशा भ्रमित है। ठीक है अभिषेक, एक दर्शक इस बीच चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ गए। चंद्र प्रकाश जी अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अराजक तत्व और गुंडों के ऊपर नकेल किस प्रकार कसी है योगी जी ने, ये सबने देखा। किस प्रकार से बड़े बड़े होटल ध्वस्त किए गए, उनके ठिकाने ध्वस्त किए गए, विकास दुबे जैसे को सल्टा दिया गया। तो ये अराजक तत्व जो है सर, वो किसी भी जो है ना समय आ सकते हैं कि वो उनका काम ही जब गुंडई है, गुंडई करना है, तो सर उसके लिए तो हम दोष प्रशासन को और शासन को दे नहीं सकते। जहां तक पुलिस का सवाल है तो ऐसी बात नहीं है, पुलिस अब वो पहले वाली पुलिस नहीं रही कि जो है वो आजम खान की भैंसे ढूंढ रही हो। अब तो जहां उनको ऑर्डर मिलता है वहां वो मुस्तैदी से पहुंच जाते हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक सख्ती नहीं बरती जाती सर, तब तक ये गुंडे काबू आते नहीं है। और ये जो मकान तो सख्ती कौन बरतेगा? सख्ती कौन बरतेगा? योगी जी बरत रहे हैं सर। अतीक अहमद का देखिए नहीं आपने किस प्रकार से उसके ये व्यापारियों को लेकर क्या कहेंगे? व्यापारियों में जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया, दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिए गए 3 व्यापारियों को, ये निंदनीय है। ठीक है चंद्र प्रकाश जी, आपकी बात आ गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ इस वक्त आगरा से अजय चौहान भी जुड़े हुए हैं। अजय, आगरा में भी हम देख रहे हैं कि बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने व्यापारी को टारगेट किया है, खबर भी बताएं और उस पर क्या अपडेट है ताजा इस वक्त। तो अजय से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया, मुझसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक तस्वीर जिसके बारे में अभिषेक साफ तौर पे बता रहे हैं, फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों की गिरफ्तारी करी है, लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन एक प्रधानपति को राजधानी लखनऊ में जहां पर कमिश्नरेट है, मौत के घाट उतार देना कई सारे सवाल भी उठाता है। केसी जैन साहब, जैसा कि अभिषेक ने साफ तौर पे बताया और हमारे साथ संजय गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, वो भी साफ तौर पे कह रहे थे कि भाई पुलिस के आला अधिकारी जो है ऊपर बैठे हुए वो निर्देश तो देते हैं, लेकिन ये नीचे तक नहीं पहुँचते हैं। और यही बहुत बड़ी वजह वो बता रहे हैं कि ये बदमाश बेलगाम हो गए हैं। क्या कहेंगे? ये कहना कि पुलिस काम नहीं कर रही है या प्रशासन काम नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इस तरीके से होता तो लगभग 3,500 लोगों को जेल भेजने का काम किया है, जो कि लंबे समय से या तो फरार चल रहे थे या वो वांछित अपराधी थे, या फिर उनके खिलाफ बाकायदा जो है उनके खिलाफ इनाम तक घोषित किया जा चुका था। तो ऐसे अपराधी, आपने आगरा का, लखनऊ का, कानपुर का जिक्र किया, लेकिन आप देखिए इसके पहले चाहे कानपुर हो, लखनऊ हो, सब जगहों पे बड़ी बड़ी जो बड़ी बड़ी घटनाओं में जो लोग शामिल थे, संलिप्त थे, ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और जिनमें से कई दुर्दांत अपराधी मुठभेड़ के दौरान मारे भी गए। जिन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया, पुलिस ने जब उसे सरेंडर करने के लिए कहा, सरेंडर ना करके वो भागने की फिराक में फिर से पुलिस पे जब हमला करते हैं तो जवाबी कार्रवाई में कई बड़े दुर्दांत अपराधी मारे गए, जिनमें से 1-1 लाख, 1.5 लाख और 50-50 हजार के कई इनामी बदमाश मारे गए।
तो पुलिस भी काम कर रही है, प्रशासन भी काम कर रहा है। और अभी आपके एक दर्शक भी बताया कि चाहे लखनऊ हो या अन्य जगहों पे हो, जो बड़े बड़े माफिया और बदमाश थे। दर्शक हमारे साथ है किसी जैसा, कैलाश जी अपनी बात को रखे। भाई साहब, हमारा ये कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस का नियंत्रण जो है इकबाल बिल्कुल खत्म हो चुका है। 6 दिसंबर में मोन्टू यादव थाना सीपरी बाजार की मेरे भतीजे की हत्या हो जाती है। आज तक अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस अपनी कोई सक्रियता नहीं दिखा रही है, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं कर रही है। खेती बाड़ी का समय चल रहा है श्रीमान जी, माँ बाप, बुढ़े माँ बाप अकेले बचे हुए हैं। मान्यवर हम लोग डीआईजी महोदय से मिलने के लिए भी गए, महोदय जी ने भी कोई हमारी बात पर संज्ञान में नहीं लिया श्रीमान जी। कैलाश जी, आप किससे आप मिले हैं, कहाँ पे आपने शिकायतें करी, क्या वहां से आपको जवाब मिला? डीआईजी महोदय से मिले, एसओ बरुआ सागर से मिले, जो हम पे बच्चा हमारा काम करता था, कोर्ट बैठा सीपरी बाजार थाना से लेके उसे नहीं छोड़ा, बरुआ सागर में मार दिया गया। एसओ बरुआ सागर की सेटिंग से श्रीमान जी 2 अपराधी, अब इनकी क्या सेटिंग चल रही है, उनने पकड़ के जेल भेज दिए। आज भी बकाया अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, रात में खेती बाड़ी भी नहीं कर पा रहे हैं। बुजुर्ग माँ बाप है, बहुत डरे हुए हैं श्रीमान जी। अब हम लोग जाए तो एसओ के ऊपर किसी अधिकारी साहब मिले कैलाश जी? समाजवादी पार्टी के टॉप 10 गुंडे हैं श्रीमान जी, ये राजू, कैलाश, जय हिंद, इनके लड़के राहुल वगैरह, जी 6-7 लड़के अपराधी किस्म के हैं, पुराने हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं श्रीमान जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी हमसे जुड़ने के लिए। केसी जैन साहब क्या कहेंगे? झांसी से एक दर्शक जुड़े हुए थे, अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते थक गए लेकिन इंसाफ नहीं मिला। देखिए, मेरा तो पहली बात तो आपके दर्शक जो चैनल आपका देख रहे हैं, हजारों करोड़ों दर्शक जो आपके चैनल को देख रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से पहली बात तो पीड़ित लोगों के लिए ये कहना चाहूंगा कि आप अगर नीचे के स्तर पे कहीं पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप अपने उच्च अधिकारियों से मिलें। उच्च अधिकारियों से मिलने के साथ साथ जो स्थानीय आपके जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, वो चाहे आपके क्षेत्र के सांसद हो, किसी भी पार्टी के हो या विधायक हो, तो आप उनसे भी शिकायत करिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक टोल फ्री नंबर भी दे रखा है, साथ ही साथ पोर्टल भी जारी कर रखा है। मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे भी सीधे शिकायत की जा सकती है अगर इस तरीके से अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। साथ जिले के हर एक अधिकारी का जो है व्हाट्सएप नंबर और एसपी और डीएम का हर एक जिले में व्हाट्सएप नंबर जो है जारी है, आप उस पर भी सीधे शिकायत कर सकते हैं अगर नीचे स्तर के अधिकारी नहीं। बाद में भी जैन साहब, मैं आपके पास आऊंगा। मनोज यादव प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मनोज यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या केसी जैन जी जो बात कह रहे हैं, और एक तरफ हम तस्वीर मनोज यादव जी दिखा रहे हैं जहां पर व्यापारियों को टारगेट किया जा रहा है, दिन दहाड़े मौत के घाट उतारा जा रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले क्या संतुष्ट, सबसे पहले क्या कहेंगे आप? जी, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर हमारी सरकार का एक बड़ा विषय था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस वक्त ये बात हमेशा कहते आते थे कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर एक सब्जेक्ट है, उस पे सरकार को काम करना पड़ेगा, वो भी हर तरफ से हर एंगल के साथ काम करना पड़ेगा जिससे कि अपराध को कम किया जा सके। लेकिन चूंकि इस देश में एक डबल इंजन की सरकार बन रही थी 2017 में, जिसने जनता से वादा किया था, व्यापारियों से, किसानों से, मजदूरों से, नौजवानों से, बेरोजगारों से, सब महिलाओं से, बच्चियों से, सबसे वादा था कि हम बेहतर उत्तर प्रदेश बनाने का पूरा, क्योंकि हमारे पास दोहरी ताकत होगी तो करेंगे। लेकिन जो बात सामने आई निकल के वो ये आई निकल के कि अपराध के रेशियो लगातार बढ़ गए डबल इंजन की सरकार के होते हुए। मैं ये नहीं आज सरकार पे आरोप लगाऊंगा कि सरकार अपराध कर रही है, लेकिन मैं ये जरूर आरोप लगाऊं कि सरकार इन सारे मुद्दों पे फोकस नहीं है। और वो ना होने के कारण ये है कि सरकार के अपने एजेंडे हैं जो आरएसएस से लेके बीजेपी के ऐतिहासिक एजेंडे, सरकार उनको पूरा करने में लगा रही है, काम कर रही है, ना कि उन चीजों पे जो उत्तर प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं जिनसे अपराधों को रोका जा सके, बहन बेटियों को हिफाजत से रखा जा सके, उनको उनकी तमाम सारी जो उनके प्रति अपराध है उनमें रेशियो में कमी की जा सके। ऐसा कुछ सरकार नहीं करती जा रहा है और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं तैयार किया सरकार ने। केसी जैन साहब, फोकस कहीं और है क्या आप लोगों का? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद से अपराधियों के अंदर भय व्याप्त हुआ है।
तमाम सारे अपराधियों ने सरेंडर करके जेल भी गए और तमाम सारे ऐसे अपराधी जो इनामी बदमाश थे वो इनकाउंटर में ढेर भी हुए और मुख्यमंत्री ने चिताया भी है कि बहन बेटियों के साथ अगर अपराध होता है और उत्तर प्रदेश में या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाए या तो उनकी जगह जेल में है और उसके बाद में भी अगर वो पुलिस के ऊपर भी फायरिंग करते हैं तो अपराधी कहाँ उत्तर प्रदेश छोड़ के गए केसी जैन साहब? अपराधी तो यही है और बदमाश तो यही है। जिस तरह से वारदात को अंजाम दे रहे हैं, 1-2 गोलियां नहीं 5-5 6-6 गोली सीने में उतार के जा रहे हैं। देखिए, अपराधियों का लगातार सफाया उत्तर प्रदेश से हो रहा है और ये आप जैसे तमाम सारे बड़े टीवी चैनलों ने भी दिखाया है इस चीज। रही बात ये कि इस समय जो घटनाएं हुई हैं उनकी उन अपराधियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। कुछ अपराधियों को उसमें से पकड़ा भी गया है और जो फरार है उनके खिलाफ अगर वो सरेंडर करते हैं तो ठीक है, नहीं अन्यथा उनके खिलाफ कुर्की की भी आदेश होगा। ठीक है, ठीक है। एक दर्शक केसी जैन साहब, एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए, लकी लखनऊ से इस बीच हमारे साथ है। लकी जी अपनी बात को रखें। जी सर, मैं यही कहना चाहता हूं कि माननीय योगी नाथ जी की सरकार है, इन्होंने अपराध में हाँ बोलिए, जल्दी से अपनी बात को रखें। जी मैं कहना चाहता हूं सर कि योगी जी की सरकार है और पिछले 3 साल में इन्होंने अपराध में बहुत ही नियंत्रण किया है। पहले की सरकारों में बहुत ज्यादा अपराध था। अब क्योंकि इलेक्शन आने वाला है तो दूसरी विपक्ष की पार्टियां जानबूझकर ऐसे हथकंडे अपनाकर इस सरकार को बदनाम करने के लिए घटनाएं करवा रही है। जहां तक हमको लगता है योगी जी ने तो माफियाओं का सब किले ध्वस्त कर दिए, आगे कर भी रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सारे अपराधी यूपी छोड़ के भाग गए, ये सब बाहर के अपराधी बुला के हत्याएं कराई जा रही हैं जिससे कि सरकार की बदनामी हो। मैं योगी जी के साथ हूँ, उन्होंने अपराध में बहुत अंकुश लगाया है। ठीक है लकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और इस बीच अभिषेक भी हमारे साथ। अभिषेक, जिस तरह की वारदात लखनऊ में देखने को मिल रही है और ये कोई पहली वारदात थी, इससे पहले भी हमने देखा है कि बड़े पैमाने पर व्यापारियों को निशाना बनाया। व्यापारियों का जो भरोसा उठता जा रहा है पुलिस प्रशासन से, इसको लेकर क्या कहेंगे? आपकी उनसे बात भी हुई होगी, वो उनका क्या कुछ कहना है? या बिल्कुल बड़ी तादाद में व्यापारी घटना के ठीक बाद वहां पहुंचे थे और आंदोलन की स्थिति थी। हालांकि पुलिस ने अपनी तरफ से समय मांगा है बड़े व्यापारियों से, जो नेता वहां पहुंचे थे, कि जल्द से जल्द पटाक्षेप किया जाएगा घटनाक्रम का और जो अपराधी है उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लिहाजा उसी समय आनन फानन में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया जिनसे पूछताछ चल रही है और ये भी जानकारी मिल रही है अंदरूनी तौर पर सूत्रों के हवाले से कि कई सारी जो चेन्स है वो आपस में मिलाई जा चुकी हैं। जल्दी पुलिस खुलासा भी कर देगी। लेकिन इन सारी चीजों के अलावा एक बड़ी बात है कि लखनऊ में किसी व्यापारी के ऊपर न सिर्फ घटना को अंजाम दिया गया, बल्कि इस पूरी घटना से एक बड़ा मैसेज क्लियर होता है कि कोई कहीं सुरक्षित नहीं है और कमिश्नरेट को लागू किए जाने के पीछे जो उद्देश्य था वो एक कॉम्पैक्ट व्यवस्था, एयर टाइट व्यवस्था बनाए जाने की कोशिश, ये ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा से ज्यादा आला अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट, ये वजह थी। लेकिन उन सारी चीजों के बाद भी जो इकबाल है, जो रवैया है पुलिस का जो होना चाहिए, वो उस तरह से नहीं दिख रहा है। और शायद यही वजह है कि बदमाश अभी भी हिमाकत कर रहे हैं कि वो सरे शाम इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अपराधियों को निशाना बनाया जा रहा है और निश्चित तौर पर निशाना बनाए जाने के पीछे उनकी मंशा भी साफ है कि जो एक सिंडिकेट, संगठित तौर पर जो अपराध खत्म किए जाने की बात और कवायद भी लगातार मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ पूरे कार्यकाल के दौरान में, वो खत्म होता नजर आ रहा है। लिहाजा उसे दोबारा क्रिएट करने का, या कहा जाए कि वो रंगदारी और जो वसूली है, वो जो एक दौर खत्म हो गया था, इस तरह की घटनाओं से अपराधियों के मन में वो भय दोबारा व्याप्त करने की कोशिश की जा रही है अपराधियों द्वारा। केसी जैन साहब, कैसे व्यापारियों में विश्वास पैदा करेगी पुलिस प्रशासन? जिस तरह से अभिषेक साफ तौर पर बता रहे हैं, ये राजधानी का हाल है तो सूबे की बाकी जगहों के बारे में हम नहीं सोच सकते हैं। जब राजधानी, जहां पर कमिश्नरेट, जहां पर तमाम आला अधिकारी बैठे हुए हैं, वहां पर लगातार वारदातें सामने आती हैं, तो कैसे व्यापारियों में विश्वास पैदा करेंगे? देखिए, हम विश्वास दिलाते हैं व्यापारियों को, व्यापारी हो या आम आदमी, सबके लिए सरकार, सुरक्षा के लिए सरकार कृत संकल्प है और सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन हम बखूबी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी
जो घटनाएं हुई हैं वो शर्मसार करने वाली हैं। उन घटनाओं से हमें पीड़ा है और जो भी अपराधी इस तरीके के कार्यों में संलिप्त रहे हैं उनके खिलाफ एक बड़ा दिशा निर्देश जारी किया जाएगा, एक बड़ा संदेश जारी किया जाएगा व्यापारियों के बीच में कि अगर कोई भी अपराधी व्यापारियों की तरफ इस तरीके से आंख उठाकर देखता है और इस तरीके का कृत्य करता है तो बख्शा नहीं जाएगा। और आप देखिएगा कि ज्यादातर अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी हो गई है या उनके साथियों की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी जो लोग बचे हैं जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार करके और बड़ा एक्शन लेकर के एक ऐसा संदेश देने का प्रयास किया जाएगा जिससे कि व्यापारियों के अंदर जो भय व्याप्त हुआ है वो समाप्त हो। और इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और काफी चीजें ठीक भी हुई हैं पहले से, लेकिन फिर भी एक दो जो घटनाएं हुई हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई उत्तर प्रदेश शासन, प्रशासन और पुलिस करके दिखाई। ठीक है, जो बात केसी जैन साहब ने कही इसका जवाब हम मनोज यादव जी से जरूर लेंगे। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चुका है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। You are corrupt। हाँ, करेक्ट होता है बावली। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। वरिष्ठ सहयोगी सिद्धार्थनाथ सिंह जी के आह्वान पर केजरीवाल मॉडल वर्सेस योगी मॉडल पर बहस करने के लिए यहाँ आया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हां, सूबे में टारगेट पर व्यापारी हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सूबे से आई हुई तस्वीरें कह रही हैं। आगरा हो, लखनऊ हो, लालगंज हो, दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। बदमाशों में डर नहीं है और बदमाश खुल्लम खुल्ला वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस के हाथ खाली देखने को मिल रहे हैं। सवाल यही कि आखिर बदमाशों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। फिलहाल हमारे साथ मनोज यादव भी जुड़े हैं। मनोज यादव, क्या कहेंगे जो बात केसी जैन साहब ने कही? देखिए, केसी जैन जी ने तमाम सारी बातें कही जो सरकार की तरफ थी और वो अपनी सरकार को प्रोटेक्ट करते नजर आए। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण, एक दर्शक जो लक्की जी थे उनका सवाल आया कि योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो अपराधियों को दूसरे प्रदेशों से बुला के और यहाँ अपराध जैसे हत्या, डकैती जैसी चीजें करा रहे हैं। ये आरोप बड़ा संगीन आरोप है। लक्की जी को भाजपा समर्थक लगते हैं, अगर उनका योगी जी में इतना विश्वास है तो योगी आदित्यनाथ जी को इसका पर्दाफाश करना चाहिए। विपक्ष के नेता अगर तमाम सारी घटनाओं को घटित कर रहे हैं तो उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन मैं एक उदाहरण दूंगा कि जिस हाथरस कांड को बीजेपी के एडी से चोटी तक, दिल्ली से लेके लखनऊ तक के नेताओं ने
हाथरस कांड को जो ये बताया गया कि वो बीजेपी के लोग नहीं है, वो जिससे आरोप लगाया गया वो लोग इस हत्या में, रेप में नहीं शामिल थे। लास्ट में क्या निकल के आया, क्या ये बता सकते हैं लोग? क्या कोई मुझसे ये जवाब देगा मुझे कि सीबीआई ने किनको नामित किया है जिनको बीजेपी बचाने की कोशिश कर रही थी? क्या वो समाजवादी पार्टी के लोग थे? क्या वो बीएसपी के लोग थे? क्या कांग्रेस के लोग थे? किसके लोग थे वो? अगर इस तरह की बातें कही जाएंगी, मैं आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि यही सोच अपराध के रेशियो को बढ़ाती है। जब कोई सरकार या उनके तमाम सारे मानने वाले लोग जब ये डिनाई करना शुरू कर देते हैं कि अपराध सरकार नहीं करा रही है या अपराध जो कर रहे हैं वो विपक्षी करा रहे हैं, तो सरकार की नींद बिल्कुल नहीं खुलेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में ये बात हमेशा कही कि अपराध उत्तर प्रदेश का एक बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे काम करना पड़ेगा। उन्होंने कभी अनर्गल प्रलाप नहीं किया कि विपक्ष के लोग अपराध करा रहे हैं, क्योंकि अपराध आज से नहीं, जब से हमारा समाज विकसित या अविकसित था तब से अपराध लगातार होते आ रहे हैं। तो अपराधों को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अंधभक्तों के लिए मेरे पास कोई ऐसा जवाब भी नहीं है जो मैं दे सकूं उनको, क्योंकि उनकी वजह से आज प्रदेश में, देश में तमाम सारी चीजें बढ़ी हैं। लेकिन अगर हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बढ़ी हैं तो सरकार के लोगों को समझना चाहिए था, क्योंकि जितना हम आधुनिकता की तरफ बढ़ेंगे अपराध के रेशियो को उतनी आसानी से खत्म किया जा सकता। मोबाइल एक ऐसा माध्यम निकल के आया है कि अगर घटनास्थल पे कोई व्यक्ति पाया गया मोबाइल के साथ तो पुलिस तत्काल उसको थोड़े दिन में ही पकड़ सकती है। लेकिन ये जो सवाल जवाब है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन व्यापारियों के साथ अन्याय हो रहा है, मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि वो तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई करे। वो किसी भी पार्टी का अपराधी हो उसको बिल्कुल ना छोड़ा जाए। हम बिल्कुल नहीं उसको बचाने के लिए कोई प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन एक बात लास्ट ये कह दूं कि सरकार का फोकस विपक्ष के जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो आंदोलन धरना प्रदर्शन करते हैं, उन पे फोकस्ड है। वो अपराधियों पे, अपराध को नियंत्रित करने का फोकस उन पे ताकत लगेगा। और संजय गुप्ता जी, व्यापारी नेता हैं आप, जो व्यापारी वर्ग है, जिस तरह की वारदातें सामने निकल कर आ रही हैं, आपकी भी लोगों से बात हुई कि व्यापारियों से, वो कितना डर महसूस कर रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, इसके बारे में भी मैं चाहता हूँ आप बताएं। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जैसा कि आपका सब्जेक्ट है, आपका पंच लाइन है कि सूबा बोलेगा, टारगेट पे व्यापारी हैं। तो मैं आपको इस विषय बताऊं कि एक तरफ तो अपराधियों के टारगेट पे है, दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं ये बिल्कुल भी व्यापारियों की परवाह नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने एक व्यापारी हेल्पलाइन शुरू की है। आज ही उस व्यापारी हेल्पलाइन पे औलैया से एक सलाफा व्यापारी का फोन आया। उन्होंने ये बताया, इसके हमारे पास नंबर भी होगा और लिखित शिकायत भी है। उन्होंने ये बताया कि एसडीएम औलैया उनके शस्त्र लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं कर रहे, पिछले 3 महीने से पेंडिंग है। अब अगर सलाफा व्यापारी का शस्त्र लाइसेंस पेंडिंग रहेगा तो आप बताइए वो अपनी सुरक्षा कैसे करेगा। मैं ये बात मानता हूं कि कोई भी सरकार एक एक व्यक्ति के पास, एक एक व्यापारी के पास पुलिस नहीं बैठा सकती, लेकिन जो लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करना चाहते हैं, कम से कम उनको तो मौका दिया जाए। जिनको आपने शस्त्र लाइसेंस दिया उनको रिन्यूअल भी नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से व्यापारियों का अनेक अन्य स्तरों पर भी, हालांकि सब्जेक्ट आपका सुरक्षा है, आज घाटमपुर से एक फोन आया। घाटमपुर पे फूड वाले वहां पर बहुत परेशान कर रहे हैं। फूड का एक अधिकारी वो पूरी तरह संगठित तरीके से वहां पे व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। इटावा का मैं एक मामला बताऊं, इटावा के सलाफा व्यापारी पिछले काफी दिनों से लाइसेंस के लिए वहां पे चक्कर लगा, लेकिन उनको लाइसेंस नहीं मिल रहा है। तो सुरक्षा यदि सरकार नहीं दे सकती है और व्यापारी अपने खर्चे पे, अपनी लागत पे अपनी सुरक्षा करना चाहता है, तो व्यापारी समाज का महत्वपूर्ण अंग है। उनके शस्त्र लाइसेंस प्राथमिकता पे बनाए जाए, उनकी बात को गंभीरता से सुना जाए, बाजारों में टिकट ड्यूटी बढ़ाई जाए। हम ये कहते हैं, मानते हैं कि सरकार एक एक व्यक्ति तक की नहीं पहुंच सकती, एक एक व्यक्ति तक की पुलिस को नहीं बैठा सकती, लेकिन जो घटनाएं घटी हैं निश्चित रूप से उसके खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं और ना घटने पाए इसके लिए पूरा प्रयास होना चाहिए। अभिषेक, किस तरह का प्रयास किया जा रहा है? संजय गुप्ता को हमने सुना, एक तरफ हम ये देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में जो व्यापारी है वो डरा सहमा है। राजधानी लखनऊ में ही जिस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया, या फिर मोहनलालगंज में भी 4 गोलियां जो है उतार दी गई, आगरा से भी इसी तरह की तस्वीर आई। लेकिन ख़ासकर राजधानी में अगर इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदातें होती हैं तो सवाल बड़े हो जाते हैं। मैं मानता हूं क्योंकि राजधानी पे सबकी निगाहें होती हैं।
इस स्थिति में देखा जाए तो खासकर व्यापारियों के लिए किस तरह कदम उठाए जा रहे हैं? पुलिस का आला महकमा वहां पर है और वहां पर व्यापारी सुरक्षित नहीं है, क्या कोशिशें वहां पर की जा रही हैं? बिल्कुल आरिश, एक बात साफ है कि घटना होने के बाद कई सारी चीजें पुलिस करती है और इस घटनाक्रम के बाद भी वैसे ही चीजें देखने को मिली, चाहे वो कॉम्बिंग हो, उस कॉम्बिंग की शुरुआत हो जाती है, इंटरनल लाइव रिपोर्ट्स मंगाई जाती हैं कि कौन लोग हैं, कौन ऐसे बड़े व्यापारी हैं जिनको लाइफ थ्रेट है यानी जान का खतरा है, उसको सुरक्षा के लिहाज से उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाती है, या फिर वहां उनके घर के आसपास पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाती है, या फिर उनका नेटवर्क तलाशा जाता है कि कहीं कोई धमकी या कोई इस तरह का सिंडिकेट उनके पीछे तो नहीं पड़ा या उनके पीछे रंगदारी वसूलने को लेकर इस तरह की चीजें तो नहीं हो रही। तो ये वो सारे एक एक स्टेप्स हैं जो पुलिस लेती है, लेकिन ये प्रिकॉशनरी है। घटना होने के बाद इसको लेना, ये अपने आप में अगर पुलिस इसको डिजास्टर मोड समझती है तो इसको एक निश्चित तौर पर इसको फेलियर कहा जा सकता है कि घटना हो जाने के बाद अगर पुलिस ये सारे वो तरीके हैं, अगर ये तरीके पूरी तरह से वाटर टाइट तरीके से अगर अपनाया जाए तो निश्चित तौर पर घटना होगी नहीं। अगर आपको पता है कि कोई व्यापारी या कोई उद्योगपति जिसकी जान को खतरा है या उसे इस तरह की धमकियां पहले भी आ चुकी हैं या राजनीतिक द्वेष की वजह से लोग उसको पहले भी किसी तरह के हमले हो चुके हैं, जैसा कि अभिषेक, अगर मोहनलालगंज की खबर के बारे में ही हम अगर बात करें तो प्रधानमंत्री को जिस तरह से मौत के घाट उतारा गया, क्या उनको किसी तरह की कोई धमकी या कोई थ्रेट मिल रहे थे या कोई दुश्मनी किसी तरह की थी? इसको लेकर क्या तफ्तीश में कोई चीज सामने आई है? क्या किसी ने उनको धमकी दी थी या कोई वसूली के किसी तरह के कोई मामला, ऐसा कुछ? आरिश, मैं इसी बात पर आ रहा था कि जो पूरा घटनाक्रम है वो सारी परत दर परत या कड़ी दर कड़ी जब पुलिस जोड़ रही है तो कई सारी बातें निकल कर सामने आ रही है। उन पर पहले भी एक बार हमले का प्रयास हो चुका था, पुलिस को इस बात की जानकारी थी, हालांकि उस बात को 2 से 2.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने बाकायदा पुलिस में इस बात की रिपोर्ट लिखाई थी कि उन पर हमला हो चुका है और कुछ लोग जो थे वो उनके जान लेने के इरादे से उन पर हमला कर रहे थे। पॉलिटिकल नेक्सस भी हो सकता है, राजनीतिक द्वेष भी हो सकता है और भी कई सारे काम हो सकते हैं, लेकिन पुलिस को इस बारे में जानकारी थी, क्योंकि ये जानकारी खुद सुजीत पांडे जो अब नहीं है उन्होंने खुद दी थी जाकर कि उनकी जान को खतरा है या उनके ऊपर हमला हो चुका है, लिहाजा उनकी सुरक्षा कुछ इंतजाम किए जाए या फिर उन लोगों पर नजर रखी जाए जो चाहे पॉलिटिकल द्वेष की वजह से या पॉलिटिकल नेक्सस की वजह से उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं या ये घटनाक्रम को अंजाम दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे कई सारी चीजें हैं जो पहले से पुलिस को जानकारी में रहती हैं। कोई उद्योगपति, कोई व्यापारी अगर उसे किसी तरह की धमकी जाती है तो सबसे पहले पुलिस का ही दरवाजा खटखटाता है। जब पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर पाती तब कहीं ना कहीं वो एक दूसरे टेबल टॉक पर आके बात खत्म होती है। और कई बार ऐसी बातें हुई हैं पूरे प्रदेश में कि कई सारे व्यापारी रंगदारी देने को या रंगदारी या फिरौती देने को तैयार भी हो गए बदमाशों को भय की वजह से। उनको पता है कि पुलिस उस तरह से काम नहीं कर पाएगी और घटनाक्रम को अंजाम दे देंगे व्यापारी, तो अपने परिवार की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के चलते कई लोग अंदर टेबल इन्हीं बदमाशों को, इन सिंडिकेट्स को रंगदारी देते भी रहे होंगे। तो निश्चित तौर पर यह बड़ी बात है और कहीं ना कहीं पुलिस की प्राइमा फेसी कमी या फेलियर कहा जा सकता है कि जब पहली बार व्यापारी उन तक आता है, सुरक्षा की बात करता है, तो उस तरह से जिस तरह से उस पूरी घटनाक्रम को लिया जाना चाहिए या जिस तरह से सीरियसली पुलिस को उस वक्त उस कंप्लेन को लिया जाना चाहिए वो नहीं लेती और शायद यही वजह है कि बाद में 2-2.5 साल बाद इस तरह की घटना अंजाम दी जाती है। तो ये अपने आप में नजीर वाली बात है कि कैसे पुलिस ने प्राइमरी इस घटना को ठंडे बस्ते में डाल दिया, उनकी शिकायत को उतना सीरियसली नहीं लिया और फिर 2.5 साल बाद कुछ इसी तरह की घटना होती है उनके साथ और बदमाश उनके सरेआम जान ले लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है और इन सारी चीजों के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि पुलिस का अपना जो मॉड्यूल है, जो सिस्टम है, जिनको पहले से पता रहता है कि कोई व्यापारी है जिसको थ्रेट आ चुकी है, थ्रेट कॉल आई है या जान के खतरे की बात है या पॉलिटिकल नेक्सस की वजह से उनके ऊपर किसी तरह की घटना हो सकती है या उनके ऊपर कोई हमला कर सकता है, ये सारी बातें पुलिस के नेक्सस में रहती हैं। लेकिन चाहे पुलिस की कमी हो, फोर्स की कमी हो, मैन पावर की कमी हो, जो भी वजह हो, लेकिन पुलिस उस वक्त उस चीज को टालने की कोशिश करती है और टालने की कोशिश ना करती हो तो उसे मैनेज करने की कोशिश करती है और कहीं ना कहीं यही रवैया जो है ये इस तरह की घटनाओं को दावत देता है। तो पुलिस का जो हल्का रवैया है साफ तौर पे कहीं ना कहीं वो बड़ी वजह
समझ में आ रहा है कि जिसकी वजह से बदमाश जो है व्यापारियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ नीतू लखनऊ से इस बीच एक दर्शक है। नीतू जी, अपनी बात को रखें। जी हाँ सर। सर देखिए, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी की सरकार। नारा तो इनका सर बहुत अच्छा था, लेकिन उस नारे पर इन लोगों ने कभी फोकस नहीं किया। अपराध इस समय बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन सर कमाल की बात तो ये है कि सरकार के प्रतिनिधि इतनी बेबाकी से कह देते हैं कि अपराधी प्रदेश छोड़कर चले गए। अगर चले गए तो ये अपराध जो कर रहा है ये कौन है? और असली फोकस तो इनका है अन्य जगहों पर सरकार बनाना, यूपी मॉडल दिखाकर। लेकिन हम राजधानी में ही रहते हैं तो हम लोग समझ रहे हैं यूपी मॉडल क्या है। इसलिए अपराध पर नियंत्रण करना सरकार और प्रशासन दोनों का मिलकर प्रयास करना, तभी हो पाएगा अपराध पर नियंत्रण, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि सर 2022 बहुत दूर नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीतू जी हमसे जुड़ने के लिए। केसी जैन साहब, दर्शक जुड़े हुए, 2022 बहुत दूर नहीं है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पुलिस शुरुआती तौर में बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आती है। हल्का रवैया एक बहुत बड़ी वजह सामने निकल कर आ रहा है, जिसकी वजह से बदमाशों के हौसले बुलंद है। मनोज यादव जी, मैं आपके पास आऊँगा। केसी जैन साहब क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सीधे सीधे दिशा निर्देश है कि जिस भी जिले में अपराध पाए जाएंगे वहां के बड़े अधिकारी सीधे सीधे डीएम और एसपी जिम्मेदार। और लखनऊ को कमिश्नरेट में इसीलिए तब्दील किया गया, परिवर्तित किया गया कि छोटे स्तर पे भी बड़े अधिकारियों की तैनाती हो सके। आज जो है सीओ लेवल के अधिकारी, एसीपी, डीसीपी, तो इस तरीके से बड़े अधिकारियों की तैनाती थाने स्तर पे भी हो रही है। पहले जहां पर एसआई को तैनात कर दिया जाता था, दरोगा के जो है थानेदार के रूप में, एसएचओ के रूप में, आज जो है इंस्पेक्टर से कम रैंक का कोई भी अधिकारी थानों में नहीं तैनात है। साथ ही साथ जो बात कि कहीं पे ढीला रवैया है, कहीं पे ढीला रवैया नहीं है। एक चीज जान लीजिए, जब उत्तर प्रदेश में लोग जेलों तक में आने में अपराधी कांप रहे हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी जैसे लोग जिनको पिछली सरकारों ने प्रेशर दिया, पाला पोसा इतना बड़ा किया, और जो विकास दुबे की बात हुई, विकास दुबे को किसने पाला पोसा, किस पार्टी से जुड़े हुए थे वो लोग, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उनका कितना बड़ा काला कारोबार था। उनको जब वो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, पार्टियों ने सवाल खड़े किए, जातिवाद उनके सामने आ गया। उन्होंने, कई लोगों ने कहा हम फला की मूर्ति लगवाएंगे, फला ब्राह्मण की मूर्ति लगवाएंगे। तो ये जातिवाद की राजनीति विपक्ष हमेशा करती रही है। और जब अपराधियों का सफाया माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब करते हैं, तब तक ये विपक्ष, अगर किसी मुस्लिम का इनकाउंटर हुआ है तो कह देंगे मुस्लिम का हो गया, यादव का हो गया, ब्राह्मण का हो गया, ठाकुर का हो गया। तो ये जातिवाद लेकर के, अरे अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, अपराधियों की कोई जाति, कोई धर्म नहीं, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। और जब कोई भी अपराधी इस तरीके की मुठभेड़ में मारा जाता है तो विपक्ष उस जाति वर्ग को लेकर के, ये तो फला जाति का था। अरे अगर सारे जाति के इस तरीके से जाति में आप बांटेंगे तब तो किसी अपराधी का सफाया हो ही नहीं सकता है, किसी अपराधी को जेल भेजा ही नहीं जा सकता है। लेकिन बिना किसी पक्षपात के, बिना जात पात के भेदभाव के, मनोज यादव जी जवाब दें, अपराधियों की जात ढूंढ लेते हैं आप। देश की सरकार लगातार अपराधियों की कार्रवाई कर रही है और जो घटनाएं उनके खिलाफ भी आपको सख्त एक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। एक नया चलन शुरू हुआ हरीश जी। सरकार पे आरोप लगाया जाता था, अब तक जो राजनीतिक पार्टियों की सरकारें रही, ये पहली बार ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश में और देश में कि सरकार आरोप लगाती है विपक्ष। इसको घटियापन कहते हैं। ये घटियापन जो है, ये मुझे नहीं लगता कि उत्तर भारत में और उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश में किसी राजनीतिक दल के अंदर होगा जो विपक्ष पे आरोप लगाए। मैं कहता हूं, क्या बुंदेलखंड में जिस एसपी पाटीदार ने हत्या की, आज तक योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस क्या उसको पकड़ पाई? मैं ये बात बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और जवाब दे सरकार, क्यों नहीं पकड़ पाई? क्या वो हत्या का दोषी नहीं था? मेरी सरकार का अपराध अपराध है, बीजेपी की सरकार का अपराध अपराध है क्या? वो हलवा जैसा है क्या? उसमें बहुत टेस्ट है क्या? वो हत्या नहीं उसको अमृत माना जाता है क्या? लूट को लूट नहीं उसको क्या दान माना जाता है क्या? डकैती को डकैती नहीं क्या उसको दानवीर कर्ण का खजाना माना जाता है क्या? इस तरह की बातें कह के आप अपराध के रेशियो को घटा नहीं पाओगे। विपक्ष पे आरोप नहीं लगाए जाते हैं, विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाता है।
अगर आप इस तरह विपक्ष 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 चिल्लाते रहे तो निश्चित तौर पे 4 साल बीत चुके हैं, 12 महीने और बचे हैं आपके। आप जो मर्जी हो वो कर लीजिए। आपने इनकाउंटर भी करके देख लिया, आपने तमाम सारी बातें भी करके देख ली, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि सरकार ने 2 कौड़ी की मतलब जिसे कहूं कौड़ी शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, 2 रुपए भी नहीं खर्च किए इस सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए। जो पूर्व की सरकार का बजट था सुरक्षा को लेके, उस बजट को नीचे गिराया है, उस बजट को नीचे रोका है। फिर वो चाहे यूपी 100 जैसी व्यवस्था हो, चाहे वो 10-90 जैसी व्यवस्था हो, चाहे तमाम सारे पुलिस भर्तियों के मामले हो, तमाम सारी चीजों पे सरकार का पूरा फेल्योर रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, पाटीदार वाला मामला हो, हाथरस वाला मामला हो, जौनपुर का मामला हो, चाहे रायबरेली का मामला हो, गोरखपुर का मामला हो, कितने मामलों, सहारनपुर के एसपी का मामला हो, हर बात को आप देख लीजिए जिस तरीके से सामने आए वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। आप हमारे कानपुर के उस साथी बीजेपी के साथी ने जिक्र किया, आप उसके एसपी की संलिप्तता को क्या नागवारा करेंगे क्या? वो एसपी किसकी सरकार में है? उस एसपी के द्वारा अपराध को कहां से कहां तक पहुंचा दिया गया, ये सारी चीजें सामने हैं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा लास्ट में कि बेशर्मी की हद हो गई तब जब आप अपनी ही सरकार में आप अपने ही उन दुर्दांत अपराधियों से लेके और उन अधिकारियों पे कार्रवाई करने में असक्षम नजर आए, तो निश्चित तौर पे अपराध बढ़ेगा। अपराध को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूं। हम जाति नहीं देखते हैं, लेकिन अगर एक तरफा कार्रवाइयां होती हैं, एक तरफा इनकाउंटर होते हैं या एक ही जाति विशेष के इनकाउंटर होते तो उस पर सवाल उठता है और सवाल उठाना भी चाहिए। ठीक है, संजय गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। संजय गुप्ता जी, सरकार के नुमाइंदे भी हमारे साथ हैं, देश भी इस वक्त आपको सुन रहा है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप, खासकर जिस तरह से व्यापारियों को लेकर ये जो वारदातें सामने आ रही हैं, पुलिस का ढीला रवैया भी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे संजय गुप्ता जी सरकार से आप? सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि अपने अधिकारियों को निर्देशित करें कि सरकार की जो प्रायोरिटीज है, जो प्राथमिकताएं हैं, उनका गंभीरता से पालन करें। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी अधिकारी अपना सीओजी फोन खुद उठाएंगे, लेकिन मैं बता दूं कि शायद ही कोई अधिकारी ऐसा हो जो अपना फोन उठाता हो और शायद ही कोई ऐसा अधिकारी जिसका फोन 1 या 2 बार में उठ जाता हो। दूसरी बात जो मैंने पहले कही, ऊपर के अधिकारी निश्चित रूप से काम करने के निर्देश देते हैं, लेकिन नीचे के अधिकारी उसका पालन नहीं करते हैं। और जब तक सरकार के जो अधिकारी हैं ये व्यापारियों को प्राथमिकता से नहीं लेंगे, व्यापारियों को गंभीरता से नहीं लेंगे, व्यापारियों को सम्मान से नहीं देखेंगे, तब तक ये स्थिति बदलने वाली नहीं है। अपराध तो एक पहलू है, हम लोग तो बहुत पीड़ित हैं, व्यापारियों की इस समय कतई सुनी नहीं जा रही है। आज घाटमपुर कानपुर से मेरे पास इतने फोन आए कि वहां का व्यापारी इतना परेशान है एक खाद्य अधिकारी से। इटावा का मैंने आपको एक जिक्र बताया, मेरे पास व्यापारी हेल्पलाइन में इतनी समस्याएं आ रही व्यापारियों की, सुन के लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है। तो ऐसे में देखिए, हम ये कहते हैं राम राज्य नहीं आ सकता। अगर आप ये सोचे कि अपराध बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, ये संभव नहीं है, लेकिन अपराध को प्राथमिक स्तर पर रोका जा सकता है, उसकी रोकथाम की जा सकती है। और उसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले आवश्यक ये है कि नीचे की जो सीढ़ी है उसको दुरुस्त किया जाए। जो अधिकारी स्वयं, जो व्यापारी स्वयं से सक्षम है, उनको शस्त्र लाइसेंस दिए जाए, बाजारों में व्यवस्था बढ़ाई जाए। लखनऊ तो फिर भी बहुत सेफ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के अन्य जिलों में स्थिति बहुत भयावह है। वहां पे डीएम और एसपी भगवान बने हुए हैं, सुनते ही नहीं है। व्यापारियों को, जनता को बिल्कुल नौकर समझ रहे हैं, बिल्कुल उनको आदमी समझते ही नहीं है। ये बहुत भयावह स्थिति। मेरे पास रिकॉर्डिंग है व्यापारी हेल्पलाइन के फोन में, कोई जिम्मेदार व्यक्ति सुनना चाहे तो सुनवा दूंगा। एक फोन ऐसा है कि मतलब सुन तो लीजिए, मेरे को सुनता नहीं है, तो उसकी पीड़ा सुन ही लो भाई, ना काम करो। तो स्थिति बहुत भयावह है, इसको बदलना चाहिए। केवल कह देने से काम नहीं चलने वाला। अगर एक सेंटेंस आप कहते हैं कि हम सुन रहे हैं तो उससे बात नहीं। अभिषेक जल्दी से क्या कहेंगे जो बात अभिषेक जो बात संजय गुप्ता ने साफ तौर पे कही, थाने चौकियों के जो हालात बताए, मैं मानता हूं कि बहुत से ईमानदार अफसर हैं जो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों की भी तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभिषेक जो ये बात सीओजी नंबर की कही गई, कि आपने एक बार ट्राई करके देखा इन नंबरों पर? जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अधिकारी अपने सीओजी नंबर उठाए, क्या जब इन नंबरों पर फ़ोन किया जाता है तो क्या ये उठाते हैं? और क्या स्थिति है राजधानी लखनऊ में थाना चौकियों की, इसके बारे में बताएं, जो बात संजय गुप्ता ने कही आप तक पहुंची होगी। बिल्कुल, सीओजी नंबर्स को लेकर खुद मुख्यमंत्री की तरफ से ताकीद की गई
जो भी सीओजी नंबर है उन्हें वही अधिकारी उठाएं, उनके पीआरओ बनकर कोई ना उठाए। निश्चित तौर पर ये अधिकारी आगे नींद से और उन्होंने फोन उठाना शुरू किया। लेकिन अब इस पे एक इतर बात ये भी है कि कई बार कुछ घटनाक्रम होते हैं जिस पर उन्हें एज मिल जाता है फोन ना उठाने का, चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर कुछ ऐसे प्रदर्शन जो लगातार होते हुए नजर आए इधर बीच। उस तरह के प्रदर्शनों में अगर ड्यूटीबद्ध कोई अधिकारी होता है तो उसके पास एक सीधा सा बहाना है कि वो वहां ड्यूटी पर, लिहाजा वो फोन नहीं उठा पाएंगे, इसलिए किसी पीआरओ, किसी कांस्टेबल को ये फोन दिया गया है जो उनके सीओजी पर वो सूचना प्राप्त कर लेंगे। तो ये इस तरह की घटनाक्रम हुई जिस तरह के संजय जी बात बता रहे हैं। उसके अलावा थाने और चौक अभिषेक रोकना चाहेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर हमें मिल रही है रामपुर से। दर्शकों को रामपुर से बड़ी खबर हम आज बता दें। इस वक्त की दिल्ली कूच कर रहे हैं उग्र हुए किसान। किसानों ने मुरादाबाद एसएसपी की गाड़ी पर हमला कर दिया है। हमले में एसएसपी के पैर में चोटें भी आई हैं। एसएसपी रामपुर एसपी ने गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचाई है। बड़ी खबर रामपुर से मिल रही है। किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और इस बीच एसएसपी पर हमला भी कर दिया है। एसएसपी की गाड़ी पर उनके पैर में चोट भी आई है। किसान उग्र हुए हैं रामपुर में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस वक्त के न्यूज सबसे पहले दिखा रहा, आप देखिए। एसएसपी की गाड़ी पर किसानों ने घेर लिया और लाठी, डंडे और पत्थर वहां पर बरसने लगे, जिसमें एसएसपी को चोटें भी आई हैं। बड़ी तादाद में हाईवे पर किसान इकट्ठा हो गए। पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद था, लेकिन किसानों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाया और किसान जत्थे में थे, उग्र हुए हैं। और थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरें देखी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपने देखी तस्वीरें, ये जहां पर एसएसपी की गाड़ी को चारों तरफ से किसान घेर लेते हैं और वक्त रहते, ये देखिए तस्वीरें, जान बचाकर अपनी वो वहां से भागते हैं। किसानों का जत्थे ने किस तरह से प्रशासनिक अमले को घेरा, वो ये तस्वीरें साफ तौर पे आप देख सकते हैं। फिलहाल एसएसपी के पैर में चोट आई है, उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। हमला किया है, खबर रामपुर से आपको बता रहे हैं। घेरने के बाद हमला कर दिया। किसानों ने एसएसपी की गाड़ी पर हमला किया है। तस्वीरें हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रामपुर से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे किसान, जिस दौरान उन्हें रोकने की कोशिश करी। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से एसएसपी की गाड़ी पर किसानों ने हमला कर दिया और उनको पैर में चोट भी लगी है, जिस तरह की खबर हमें मिल रही है। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। किसान आंदोलन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। किसानों का जत्था उग्र हुआ है रामपुर में और एसएसपी की गाड़ी पर हमला कर दिया। बड़ी खबर इस वक्त आपको रामपुर से हम बता रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से एसएसपी की गाड़ी को घेरते हैं किसान का जत्था और उन पर, उस एसएसपी पर हमला कर देता है, जिसमें खबर ये भी है कि उन्हें चोटें भी आई हैं। और ये हाईवे की तस्वीर आप देखिए कि बड़ी तादाद में किसानों का जो जत्था था वो हाईवे पर इकट्ठा हो जाता है। पुलिस प्रशासन भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन किसानों का जत्था इतना उग्र था कि आप देखिए कि अधिकारियों को ही वहां से निकलना पड़ जाता। रामपुर से खबर है किसानों ने एसएसपी की गाड़ी पर हमला किया है।
एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों ने तो ये देखिए, ये प्रशासनिक गाड़ी है जिसका हैंडल जो है वो तोड़ दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर, एक्सक्लूसिव फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये रामपुर के हाईवे की तस्वीर है जहां पर किसानों का जत्था उग्र होता है। उग्र होने के बाद एसएसपी की गाड़ी पर हमला कर देता है। एसएसपी के पैर में चोटें भी आई हैं। स्थिति ये बन गई कि एसएसपी साहब को ही अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। रामपुर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।